भारतीय भूगोल की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं भारत से जुड़े हुए जो मेजर फैक्ट्स हैं उनके बारे में। भारत एक नज़र में। तो फ्रेंड्स, आज की इम्पोर्टेंट क्लास है, ये ध्यान रखना, इसे बहुत अच्छे से लास्ट तक सुनना इसे। आज हम बात कर रहे हैं भारत एक नज़र में। तो अन्य नाम है भारत के आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। राजधानी है नई दिल्ली और 1911 में इसकी घोषणा हुई और 1912 में राजधानी नई दिल्ली बन गई। भौगोलिक स्थिति, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये पूरी पृथ्वी है और इसमें ये भूमध्य रेखा है और यहाँ पर ये बीच में ऊपर ग्रीनविच रेखा है और भारत की स्थिति यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत यहाँ पर ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया और इसके बीच में, इसका मतलब ये हो गया भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। जैसे यहाँ पर है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में भारत की स्थिति यहाँ पर है और यहाँ पर जैसे ये 0 डिग्री है, फिर यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके पूरे 90 तक यहाँ होती है और इस तरीके से यहाँ ये होती है पूरी ये 90 तक। तो यहाँ पर भारत की स्थिति यहाँ से 0 से आगे बढ़ेंगे हम, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, उसके बीच है। और हम देशांतरी रूप से बात करें तो भारत की स्थिति देशांतरी दृष्टि से, तो भारत की स्थिति है जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी है और ये देशांतर है। ये अक्षांशीय देख ली हमने इस तरीके से। अब ये देशांतरीय स्थिति, मतलब ये देशांतर रेखाएं हैं, तो इस तरीके से कहाँ पर स्थित है। देखो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ग्रीनविच रेखा है और यहाँ से भारत ग्रीनविच के पास से यहाँ से देखें तो हम भारत पूरी गोलार्ध में स्थित है। इधर से ग्रीन देशांतरीय स्थिति देखें तो यहाँ पर देशांतरीय स्थिति कैसे है, जैसे यहाँ पर ये 0 डिग्री हो गया तो 1 2 3 4 ऐसे करके भारत यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से, यहाँ पर गुजरात के पास है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये अरुणाचल प्रदेश के पास, ये इसके बीच में स्थित है। तो ये हो गया 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी के निकट से है। देखो फ्रेंड्स, हर देश का एक मानक समय होता है, हम पहले भी बहुत इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो हर देश का एक मानक समय होता है, वैसे ही हमारे देश का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और उसी के आधार पर यह हमारे देश का समय माना जाता है। तो ये इलाहाबाद के नैनी के निकट है, ये यहाँ पर भारत के बिल्कुल मध्य से माना गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके बीच में से ये भारत का मानक समय माना गया है। अब बात करें हम भारत की, तो अब बात करते हैं हम भौगोलिक विस्तार की। तो भारत का भौगोलिक विस्तार, जो भारत की लंबाई है, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भारत है और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये भारत है। तो भारत का मैप है, इसमें देख सकते हो आप उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ से और यहाँ तक उत्तर से दक्षिण है। जो भारत की जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई देखिए यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ये है 2933 किलोमीटर। तो ये लंबाई और चौड़ाई का आपको पता लग गया। स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,106 फ्रेंड्स, ये मोस्टली मतलब यहाँ पर कई बुक्स में ये भी दे रखा है और ये भी है, तो आपको ये ध्यान रखना 15,200। तो स्थलीय सीमा मतलब यहाँ से लेके ये इस तरीके से ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, फिर नेपाल, भूटान ऐसे करते हुए ये बांग्लादेश के यहाँ तक, इसकी जो लंबाई है स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का मतलब हुआ स्थल से लगी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगी हुई है वो। और जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, जैसे यहाँ गुजरात से लेके और ये
ये पूरी जो यहाँ से गुजरात से लेके ये जो सीमा है पश्चिम बंगाल तक, तो ये जलीय सीमा है। ये तो 6100 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है ये, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, दोनों को मिलाकर उसकी जो दूरी है ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा में इसका भी वर्गीकरण है। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा और क्षेत्रीय सागर, ये होता है आधार रेखा से 12 समुद्री मील। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने बता चुके हैं इसके बारे में, तो ये देख सकते हो आप, उसमें जाके इसके बारे में और डिटेल से जान सकते हो। तो समुद्री सीमा क्या होती है, जैसे ये भारत है और ये समुद्र से लगा हुआ है, ये पूरा क्षेत्र है, ये समुद्र है इधर। तो यहाँ पर 12 नॉटिकल मील, ये देखो यहाँ पर आधार रेखा होती है, जहाँ से मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाने वाली एक रेखा होती है। यहाँ पर जो जैसे जलीय क्षेत्र है, यहाँ से एक ये तट है, ये टेढ़ा मेढ़ा तट है, उसको सीधा मानकर यहाँ से आधार रेखा तैयार की जाती है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील समुद्र की तरफ, 12 नॉटिकल मील, ये प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर या टेरिटोरियल सी कहलाता है। और इससे आगे हम बात करें संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल की बात करें, इंग्लिश में से कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं, तो ये होता है यहाँ आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। और इसके आगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो वो 200 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम जलवायु की। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है मानसूनी। भारत की जलवायु है मानसूनी और क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 2.42%। ठीक है फ्रेंड्स, जो विश्व का मान लो क्षेत्रफल, हम मान ले कि जैसे ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो 100% मान लेते हैं, तो 100 में से भारत का हिस्सा है 2.42 ये परसेंटेज, ये इतना हिस्सा है भारत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। देखो फ्रेंड्स, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। तो ये है रुक, चीन, अब, आई, ये ट्रिक है, इसके द्वारा आप याद सकते हो। रुक यानी रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। 7वें नंबर पे इंडिया है, ध्यान रखना, 7वें नंबर पे इंडिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा है। और महाद्वीप, भारत कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में, ये ध्यान रखना। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में से हम एशिया महाद्वीप के पार्ट हैं। और राजधानी दिल्ली हो गई, ये हम पढ़ चुके हैं। राज्यों की संख्या 28 हो गई, ध्यान रखना फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में राज्यों की संख्या 28 रह गई, और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 8 रह गई। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित बनने के बाद में, पहले क्या था, जैसे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद में 2 ये जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया और उसके 2 पार्ट कर दिए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए उसमें से। तो अब ये संख्या 9 हो गई। और उसके बाद में हाल ही में क्या हुआ है कि जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली है उसको मिलाकर 1 कर दिया। तो अब ये दोनों को मिलाने के बाद ये संख्या ओनली 8 रह गई है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और राज्यों की संख्या 28 है। और मान्यता प्राप्त जो भाषाएं, संविधान में जो मान्यता मिली हुई है भाषाओं को, वो 22 भाषाएं हैं भारत की। और राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय। राष्ट्रीयता का मतलब हुआ नागरिकता जो मिलती है वो भारतीयता की नागरिकता मिलती है। अब बात करें कुल जनसंख्या की, तो 121 करोड़ के लगभग जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो फ्रेंड्स, आप बता दूं लगभग 135 करोड़ के आसपास ये जनसंख्या पहुंच चुकी है। और ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है ये। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है द्वितीय, मतलब सब पहला स्थान चीन का हो जाएगा और उसके बाद में भारत का होगा दूसरा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से। और पुरुष जनसंख्या की बात करें हम, भारत की पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो वो है
62,31,21,843। और महिला जनसंख्या है वो है 58,74,47,730। ये महिला जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें 83.34 करोड़ है ये, और ये ग्रामीण जनसंख्या भारत में 68.8% है। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये प्रतिशत में देखें तो ये इतनी है, और पूरी टोटल जनसंख्या है 83.34 करोड़। और शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़ है, और ये है कितना परसेंटेज है, ये 31.2% है। फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत अच्छे से सुनना इस बात को और समझना। और दशकीय वृद्धि दर, भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% है। ध्यान रखना, जो दशकीय वृद्धि दर का मतलब हुआ, जैसे कि अभी जनगणना इससे पहले जो 2011 की जनगणना से पहले 2001 में हुई थी, और उसके बाद में जनगणना 2011 में हुई, तो ये 10 की मतलब 10 साल में जो कितनी जनसंख्या बढ़ी है, वृद्धि दर हुई, तो वो कितनी रही है 17.7%। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। तो लिंगानुपात क्या होता है, जैसे 1000 पुरुष हैं तो उन पे जो स्त्रियों की संख्या है वो 943 है, 943। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का। 0 से 6 वर्ष की आयु है, उसमें लिंगानुपात है 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, एक वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, एक वर्ग किलोमीटर का जैसे ये क्षेत्रफल है, उसमें कितने लोग रहते हैं, तो ये एवरेज है, ये है 382। और राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, तो वो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और एक ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है, और एक है 2 गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्म दिवस है इसे। तो ये 3 है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब हुआ कि भारत का कोई भी व्यक्ति है वो कितने वर्ष तक जीता है, एवरेज कितनी उम्र तक वो जीता है। तो ये पुरुष है, पुरुष का जो एवरेज है वो है 65.8 मतलब वर्ष, मतलब 65.8, ये तो इतने साल तक तो पुरुष जीते हैं, और महिला है 68.1%, वो सॉरी वर्ष, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये वर्ष में है। तो महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है बजाय पुरुषों के। अब बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता की जो दिनांक है हमारे, कब आज़ाद हुआ भारत, तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। गणतंत्र, संविधान लागू हुआ। गणतंत्र का मतलब हुआ किस दिन हमारा देश गणतंत्र बना, मतलब संविधान कब लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को। सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। फ्रेंड्स ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो ज़्यादातर है जैसे चीन में बहती है, तो इस वजह से वो उसे नहीं कह सकते कि वो सबसे लंबी है। वैसे लंबाई में भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, लेकिन भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, और सबसे चौड़ी नदी भारत में जो बहती है ये ब्रह्मपुत्र है। कुल साक्षरता की बात करें तो भारत की कुल साक्षरता 73% है, और पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.9% है, ये देख सकते हो आप। और महिला साक्षरता की बात करें तो 64.6% है। और अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 20,13,78,086, ये अनुसूचित जाति की संख्या है, और कुल जनसंख्या का 16.6% है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है, कुल जनसंख्या का 16.6%। और अनुसूचित जनजाति की संख्या बात करें 10,42,81,034, ये अनुसूचित जनजाति है, ये अनुसूचित जाति है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये अनुसूचित जाति है और ये अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति का मतलब हुआ SC, और अनुसूचित जनजाति का मतलब ST। SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, और ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये जनजाति ये होगी 8.6% और 16.6% ये भारत की अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो उसका प्रतिशत है, ये है कुल जनसंख्या का, ये इतना % है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया था कुल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत
कुल मिलाकर कितना है। तो फ्रेंड्स दोनों का टोटल करने के बाद इसका टोटल आ जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है। और ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो जनजाति है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लद्दाख है, ध्यान रखना। सर्वाधिक जो पहले सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाला अंडमान निकोबार था और अब है लद्दाख। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। भारत का ज्यामितीय जो आकार है वो चतुष्कोणीय है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य है वो 8 राज्य हैं कर्क रेखा पर, जो गुजरात से स्टार्ट होके और इधर यहाँ पर मिजोरम तक। तो ये टोटल इस पर 8 राज्य स्थित हैं। और ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा पर स्थित जो राजधानी है वो झारखंड की राजधानी रांची है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है जो मेघालय में, ठीक है फ्रेंड्स। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय में है। यहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसका कारण है कि वहाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो कीपनुमा है, इस वजह से मानसून वहाँ पे फंस जाता है और सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, और मतलब सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था, तो सबसे प्राचीन है। और सबसे नवीन वो है हिमालय, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला भारत की वो हिमालय। सर्वाधिक वन की बात करें तो सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वनों की बात करें तो वो है हरियाणा में। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करें तो गोवा है, और नगरीकृत यानी सबसे ज़्यादा शहरी जो राज्य है वो गोवा। सबसे कम नगरीकृत है वो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ ग्रामीण आबादी ज़्यादा रहती है मतलब। तो सबसे ऊंची चोटी भारत की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और भारत जो K2 है, K2 क्या है, जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो ये भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अभी, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो भारत में सबसे ऊंची ये है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 है भारत की। भारत उस पर अपना दावा करता है कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, तो इसे K2 हमारी मानी जाती है वैसे तो। और पाकिस्तान इसे अपना मानता है। तो हमारे भारत में स्थित तो कंचनजंगा ही है, ध्यान रखना। ये सिक्किम में कंचनजंगा। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख में है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है, माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसकी बात करें तो वो है माजुली, ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये माजुली है वो असम में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश ऐसे होती है असम में आती है, तो यहाँ पर असम में नदी के बीच में एक द्वीप बनता है वो है माजुली, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ा ज़िला है वो कच्छ है गुजरात का। सबसे छोटा ज़िला माहे है पुदुचेरी का। और सर्वाधिक भारत की बात है फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे छोटा ज़िला है पुदुचेरी, और सबसे बड़ा ज़िला कच्छ गुजरात का। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वो है गोवा। और भारत में तटीय राज्य 9 है, जैसे ये भारत है और भारत के दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हो गया गुजरात, फिर ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद में यहाँ गोवा, फिर कर्नाटक, फिर ये कर्नाटक के बाद में केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बाद में ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल। तो ऐसे करके 9 राज्य तटीय यानी समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखो भारतीय तटीय राज्य तो 9 हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप ही बोलते हैं, जैसे भारत भी आता है उसमें पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी और बांग्लादेश, ऐसे करके 5 देश आते हैं इसमें। और ये पूरा जो क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, 16 जो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब ध्वज अनुपात, ध्वज का मतलब जो हमारा जो तिरंगा है झंडा, उसका जो अनुपात है उसकी बात करें तो उसका अनुपात है 3:2। इसका मतलब ये हुआ इस अनुपात में ही तिरंगा बनता है।
जैसे मान लो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कितनी भी हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखना अनुपात ये सेम आना चाहिए। जैसे ये लंबाई और ये चौड़ाई, हमेशा अनुपात यही आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्वज का अनुपात है। और देश का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और मुद्रा है हमारे भारत की वो है रुपया, और राष्ट्रीय जो पंचांग है वो सक्समत है, ध्यान रखना। और बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13, बड़े जो बंदरगाह हैं उनकी संख्या है 13। और राष्ट्रीय मिष्ठान की बात करें तो राष्ट्रीय मिष्ठान है जलेबी। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मिष्ठान है जलेबी, मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई है वो जलेबी है। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय जो विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्ष है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत किसी भी देश के गुट में शामिल नहीं होगा, वो अपना एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय रखेगा। मतलब वो निष्पक्ष रहेगा, किसी के अधिकार, मान लो कोई दो गुट बन जाते हैं, जैसे विश्व युद्ध हुए तो उस टाइम पे संपूर्ण विश्व दो गुटों में बट गया था। तो उस टाइम पे जैसे कुछ इसके साथ मिल गए, 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 तो इससे पूरा विश्व दो भागों में बट गया और बहुत खतरनाक युद्ध हुआ पूरे विश्व में। इसकी वजह से बहुत तबाही हुई। तो इस वजह से भारत ने गुटनिरपेक्ष का मतलब होगा कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। तो ये भारत की विदेश नीति है। और राष्ट्रीय नारा की बात करें, जो राष्ट्रीय नारा वो श्रमेव जयते, और राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, और राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा है, और राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो ये रुपया है, और राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, और राष्ट्रीय विरासत पशु वो हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है, और राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, और राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। और राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, और राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय हिंदी भाषा है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ये संविधान में इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं है। क्यों? इसे ओनली राजभाषा का दर्जा है हिंदी को, ये ध्यान रखना है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है ओनली। भारतीय संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी, तो ध्यान रखना ओनली राजभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय लिपि की बात करें तो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। राष्ट्रीय लिपि का मतलब क्या होता है? जैसे लिखने की जो स्टाइल, जैसे संस्कृत और हिंदी एक तरीके से लिखी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिपि है, ये देवनागरी कही जाती है। इसको लिखने की जो स्टाइल है ना वो लिपि कहलाती है, और लिपि कौन सी है? देवनागरी। राष्ट्रीय जो वाक्य है वो सत्यमेव जयते हैं। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। और राष्ट्र ध्वज है वो तिरंगा है। जो हमारा ध्वज है वो 3 रंग का, इसे इसलिए इसे तिरंगा बोलते हैं। और राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, राष्ट्रीय नदी है गंगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ये फ्रेंड्स ये ध्यान रखना डॉल्फिन है, इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।